हेलो गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं ACCA फाइनेंशियल अकाउंटिंग का चैप्टर ट्रायल बैलेंस। अच्छा चैप्टर होने वाला है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। फटाफट से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 319 से। इससे पहले की वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और वन शॉट भी डाल रखा है, तो वहाँ पे भी आप जाके एक बार रिवीजन कर सकते हो। बाकी फटाफट स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर लिमिटेशंस ऑफ द ट्रायल बैलेंस। तो आपको बताना है ट्रायल बैलेंस की क्या लिमिटेशंस हैं। इट डज़ नॉट इंक्लूड ऑल फाइनल फिगर्स टू बी इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यहाँ पे बता रहे हैं जो भी ट्रायल बैलेंस में जो भी फिगर्स वगैरह आती हैं उसमें फाइनल फिगर जो है वो इंक्लूड नहीं होती। तो येस काइंड ऑफ कह सकते हैं, सही है। आपको पता है ट्रायल बैलेंस जो होता है पूरा, उसमें जो डेबिट क्रेडिट वगैरह चीज़ें जो हैं वो सब आ जाती हैं। इसके बाद अगर मान के चलो हमारा कोई भी जो है वो हमारे पास ऑलरेडी है, मान के चलो हमारे को ये परचेजेस मेरे को ट्रायल बैलेंस में से मिला है और ये मेरा कोई पर्टिकुलर अमाउंट है, मान लो 500, ठीक है। अब ये जो है वो फाइनल फिगर नहीं होती है और ये इसकी लिमिटेशन है, क्योंकि इसके बाद हम लोगों को कुछ एडजस्टमेंट वगैरह करनी होती है। जैसे कि मान के चलो कुछ परचेज रिटर्न है या फिर कुछ भी चीज़ हो सकती है, वो हमें बाद में एडजस्ट करनी पड़ती है। उसके बाद ही हम जो है वो फाइनल फिगर तक पहुंचते हैं। तो ये काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि ट्रायल बैलेंस की लिमिटेशन है। तो पहली तो हो गई। सेकंड में कह रहा है कि इट डज़ नॉट आइडेंटिफाई ऑल एरर्स ऑफ कमीशन। एरर्स ऑफ कमीशन क्या हो गया? मान के चलो कि आप लोगों ने मतलब कुछ भी गलती से डेबिट क्रेडिट कर दिया और ट्रायल बैलेंस को नहीं बता पाए। देखो, ट्रायल बैलेंस का मेन मतलब क्या होता है कि अगर ये पूरा ट्रायल बैलेंस आप लोगों ने बना रखा है तो उसमें आपको बताता है कि लास्ट में जो डेबिट है और क्रेडिट है वो दोनों सेम है, ठीक है। अब ये नहीं पता कि क्या डेबिट में है क्या क्रेडिट पे। मान के चलो आप लोगों ने एंट्री करनी थी परचेज टू पेबल लिख लेते हैं, पेबल का कोई नाम लिखते हैं ए, ठीक है। आप लोगों को ये करना था, तो यहाँ पे डेबिट में आ जाता परचेज और क्रेडिट में आ जाता ए, क्योंकि आपका क्रेडिटर है, ठीक है। बट आपने क्या कर दिया, आपने कर दिया कैश को डेबिट कर दिया और टू ए कर दिया, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, कैश डेबिट हो गया, अमाउंट दोनों का सेम था। यहाँ पे भी मान लो 50 था, यहाँ पे भी 50 था और यहाँ पे भी अमाउंट सही पोस्ट हुआ। बट आपने डेबिट में परचेज़ की जगह क्या कर दिया, कैश। अब देखो दिक्कत क्या आएगी, यहाँ पर 50 अमाउंट कितना आएगा, अगर परचेज होता तब भी डेबिट में 50 आता, कैश है तब भी डेबिट में 50 आता, तो डेबिट में अमाउंट कितना रह रहा है 50, और क्रेडिट में तो ए करना था, उसको ए को सही कर दिया, तो क्रेडिट में 50। अब दोनों डेबिट क्रेडिट भी सेम हो गए, ठीक है। तो ये एरर ऑफ कमीशन होता है। तो यहाँ पे लिखा है इट डज़ नॉट आइडेंटिफाई एरर ऑफ कमीशन। तो ये सही बात है भाई, ये भी लिमिटेशन ही है इसकी, क्योंकि अब कुछ डेबिट करना कुछ और था, कर कुछ और दिया, क्रेडिट कुछ और करना था, कर कुछ और दिया। बट ट्रायल बैलेंस में अभी तक हमें दिख रहा है कि दोनों सही हैं। तीसरी स्टेटमेंट कह रही है इट डज़ नॉट आइडेंटिफाई इन विच अकाउंट्स एरर्स हैव बीन मेड। यस, एकदम सही स्टेटमेंट है कि आपको ये नहीं बताता है कि कौन से अकाउंट में जो है वो हमने एरर बनाया है, ठीक है। इसका आप काइंड ऑफ जैसे एग्जांपल के लिए मान के चलो हम लोगों ने ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करा, ठीक है, और उसके बाद हमारी जो डेबिट साइड है, मैं आपको इसी एग्जांपल में देखो ले लेते, ठीक है। ये आपका पूरा प्रॉपर ट्रायल बैलेंस हो गया। इसमें डेबिट और क्रेडिट साइड हो गई, ठीक है। डेबिट साइड हो गई, क्रेडिट साइड हो गई। इसके बाद यहाँ पे डेबिट साइड का टोटल आ रहा है मान लो 100 और क्रेडिट साइड का आ रहा है 120, ठीक है। अब आपको ये पता चल रहा है कि ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद कि डेबिट साइड आपकी कम आ रही है और क्रेडिट साइड आपकी ज़्यादा आ रही है, जबकि दोनों को सेम होना चाहिए। तो आपको ये तो पता चल रहा है कि आपके बीच में कोई ट्रायल बैलेंस के अंदर एरर है, बट आपको ये नहीं पता चलता है कि कौन से अकाउंट में एरर है। बताओ आपने मतलब डेबिट में जो है वो ज़्यादा रिकॉर्ड करना था, आपने कम कर दिया है, या फिर क्रेडिट को आपने ओवरस्टेट करके दिखा दिया, आपको कम दिखाना था, ठीक है। अब आपको ये नहीं पता चल रहा है, तो ये भी काइंड ऑफ कह सकते हो इसकी लिमिटेशन है, क्योंकि हमें तो डेबिट और क्रेडिट सेम चाहिए होता है, बट हमारा नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जो है वो सारी आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि कौन से अकाउंट में जो है वो एरर है। तो इसलिए भी स्टेटमेंट सही है। तीनों स्टेटमेंट यानी कि लिमिटेशन है ट्रायल बैलेंस की, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा 1, 2 एंड 3। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 320। इसमें आपको बताना है कि क्या ट्रू है या फिर क्या फॉल्स है। द ट्रायल बैलेंस प्रोवाइड्स अ चेक दैट नो एरर्स एग्जिस्ट इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ अ बिजनेस। भैया हमने एरर की बात ऊपर ही करी है कि एरर वगैरह एग्जिस्ट कर सकते हैं, जबकि अब यहाँ पे लिखा है कि ट्रायल बैलेंस को बनाते हो तो आपको कोई भी एरर वगैरह नहीं आता, तो बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है, फॉल्स हो गई। द ट्रायल बैलेंस इज़ वन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड एनुअली बाय एन एंटिटी फॉर इट्स शेयर होल्डर। ये अगेन एक और गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि जो भी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती हैं इसके अंदर आपका वो आ जाएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, आपका जो होता है स्टेटमेंट ऑफ जो भी कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाते हैं ना, जैसे वो प्रॉफिट एंड लॉस के बाद हम OCI कह सकते हैं उसको, जो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम वगैरह होता है, और कैश फ्लोज हो गई, ठीक है। ये सब जो होती हैं वो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह होती हैं। और हम लोगों ने मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फाइनेंशियल अकाउंट में ये भी पढ़ रखा है सोशी करके, है ना, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ये सब जो होते हैं ये सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आते हैं। इसके अलावा कोई भी चीज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं आती। ट्रायल बैलेंस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो इसलिए ये वाली जो है वो स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 321। हर्षा एक्सट्रैक्टेड द फॉलोइंग बैलेंसेज फ्रॉम द बिजनेस अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है जी।
इसके बाद आपको बताना क्या है, बैलेंस क्या होगा डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट का, ये आपको क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों को करना क्या पड़ेगा, देखो मैंने आपको बताया था कि डेबिट और क्रेडिट साइड जो है वो दोनों सेम होती हैं, ठीक है। मतलब मान के चलो जो डेबिट साइड का टोटल आएगा वही जो है वो क्रेडिट साइड का भी टोटल आने वाला है। तो अब हमें क्या करना है, दोनों साइड में जो भी चीज़ें जाएंगी वो कर देते हैं और मिसिंग स्टेटमेंट को निकाल लेंगे, क्योंकि हमें दोनों साइड का इक्वल टोटल सब पता चल जाएगा। इसको करने के लिए काम करते हैं, देखो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एसेट होता है, एसेट किस साइड पे आता है, डेबिट साइड, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये डेबिट लिख देते हैं, क्रेडिट लिख देते हैं। अब MCQ टाइप होता है तो आप कोई भी फॉर्मेट से कुछ भी कर सकते हो, कोई फॉर्मेटिंग की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मैं यहाँ पे डेबिट साइड पे लिख दूंगा 209, ठीक है। इसके बाद 209,000 लिख देते हैं पूरे अच्छे से। और इन्वेंट्री अगेन आप काइंड ऑफ कह सकते हो कि हम लोग जो है वो डेबिट करते हैं, एसेट होता है। तो 4600 डेबिट साइड पे जाएगा, ओके बेहतरीन। पेबल्स हम लोगों की काइंड ऑफ लाइबिलिटी होती है, क्रेडिट साइड पे जाती है 6300। रिसीवेबल्स एसेट्स 5900। इसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट, ये आपकी जो होती है वो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी होती है, करंट लाइबिलिटी कह सकते हो, 790 क्रेडिट साइड। इसके बाद लोन आप लोगों के लिए 50,000 है। लोन जब भी लिखा होता है तो हम इसको एज अ लाइबिलिटी करते हैं कि हम लोगों ने लोन ले रखा है, तो 50,000 क्रेडिट साइड पे आ जाएगा 50,000। इसके बाद कैपिटल आप लोगों को पता है कि जैसे कि इसका नेचर क्या होता है, क्रेडिट साइड पे आता है। कैपिटल को आप इंटरनल लाइबिलिटी भी कहते हो, ठीक है। ऐसा वैसे कहीं मतलब बुक पे हमारे नहीं लिखा हुआ, बट ये इसको कैपिटल को दूसरा नाम इंटरनल लाइबिलिटी भी कहते हैं, तो इसलिए क्रेडिट पे आ जाता है। इसके बाद ड्राइंग्स आपको पता है कि हम इसको कैपिटल में से हटा के दिखाते हैं और इसका जो मेन नेचर होता है वो डेबिट का होता है, तो इसलिए जो 23,000 है वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा ड्राइंग्स का 23,000। इसके बाद सेल्स है 3,30,000 की, सेल्स आपको पता है क्रेडिट साइड पे आती है, तो 3,30,000 ये मैंने क्रेडिट साइड पे लिख दिया। इसके बाद आपका परचेजेज है 168,200, परचेजेज अगेन हम लोग डेबिट करते हैं, तो 168,200। इसके बाद आप लोगों का है सेल्स रिटर्न मान के चलो कि जो भी सेल्स रिटर्न वगैरह करते हैं तो हम उसको डेबिट में करते हैं। कोई भी एंट्री आप लोगों को करनी है, मान के चलो आप लोगों ने ए से कुछ सामान कुछ बेचा था, अब उसको रिटर्न कर रहे हो, तो एंट्री क्या करोगे, सेल्स रिटर्न टू ए, क्योंकि आपने सेल्स रिटर्न कर दी हो, क्रेडिट किसको कर दिया, ए को, तो सेल्स रिटर्न को मैं डेबिट करता हूँ, और जो कि हमारा है 7,000, तो इसको मैं 7,000 को डेबिट साइड पे लिख देता हूँ। इसके बाद डिस्काउंट रिसीट आपको निकालना है, और डिस्काउंट रिसीट आप लोगों को पता है क्रेडिट साइड पे आता है। डिस्काउंट रिसीट काइंड ऑफ कह सकते हो एक टाइप से हम इनकम की तरह ट्रीट कह सकते हैं कि कर सकते हैं, क्योंकि हमारे को फ़ायदा है, बेनिफिट है, ठीक है। क्रेडिट और इनकम एंड गेन्स आप लोगों को पता है, तो ये साइड पे हम बैलेंसिंग फिगर लिख देंगे, ठीक है। और इसके बाद सन्ड्री एक्सपेंसेस अगेन डेबिट होते हैं, तो 73,890। अब देखो मेरे को डेबिट साइड पे सारी चीज़ें पता है, क्रेडिट साइड पे लगभग सब चीज़ें पता है, एक नहीं पता। यहाँ का मैं टोटल निकाल लेता हूँ, यहाँ का जो टोटल होगा वो यहाँ का टोटल आ जाएगा, और जो भी टोटल आएगा उसमें से मेरे को क्या क्या माइनस करना है, ये वाला ये और ये, ठीक है। तो जो भी इसका टोटल आएगा यहाँ पे इन सब में से मैं ये सब माइनस कर दूंगा, तो मेरा ये वाला अमाउंट आ जाएगा। फटाफट से मैं इसका टोटल निकालता हूँ, जो है 2,09,000, ये यहाँ से करेंगे हम स्टार्ट। 2,09,000 प्लस 4,600 प्लस 5,900 प्लस 23,000 प्लस 168,200 प्लस 7,000 प्लस 73,890, जो कि आपका होता है 491, एक सेकेंड, 491,590, ठीक है। ये और आपको पता है जो डेबिट में होता है वही क्रेडिट पे ही आएगा, तो यहाँ पे भी 491,590, ये मेरा आंसर आ गया। अब मेरे को इसमें से सब ये चीज़ें माइनस करूँगा तो मेरे को ये जो बैलेंसिंग अमाउंट है डिस्काउंट रिसीव्ड का वो पता चल जाएगा। तो माइनस करता हूँ 6,300, फिर 790, फिर 50,000, फिर 100,000, इसके बाद 3,30,000, ठीक है। और लास्ट में मेरा जो अमाउंट बच रहा है वो रहा है 4,500। तो ये जो मेरा बैलेंसिंग अमाउंट निकल रहा है 4,500 का, ये जो होगा वो मेरा क्या होगा, डिस्काउंट रिसीव, यानी कि 4,500। आई होप आपको जो चीज़ें हैं बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, वरना एक बार रिवाइंड कर लो। बस इसमें बेसिकली ये है कि आपको पता होना चाहिए क्या चीज़ डेबिट होती है और क्या चीज़ क्रेडिट होती है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 322। इसमें आपको कह रहे हैं कि काय कंपनी की फॉलोइंग ईयर एंड एडजस्टमेंट हैं जो कि सेट की गई हैं, ठीक है, बहुत बेहतरीन। क्लोजिंग इन्वेंट्री है 45,700 की, जो कि रिकॉर्ड करनी है, अभी हमने नहीं करी है, ठीक है। तो पहले आप देखो क्या बताना है कि व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑन काय कंपनीज नेट एसेट्स पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कंपनी के लिए, ठीक है। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री आप लोगों ने रिकॉर्ड नहीं करी, वो करना पड़ेगा।
सबसे पहले ये देखो नेट एसेट्स को आप काइंड ऑफ अभी के लिए मान के चलते हैं कि हम कहते हैं भाई एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, ठीक है। जो एसेट में से लाइबिलिटी चली गई तो वो हमारा नेट एसेट्स मान के चलते हैं इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो नेट एसेट्स एसेट माइनस लाइबिलिटी है, तो अगर हमारा एसेट बढ़ेगा तो नेट एसेट्स भी बढ़ेंगे, ठीक है। देखो जो चीज़ प्लस में है अगर वो बढ़ती है तो वो पॉजिटिव चेंज आएगा, अगर एसेट बढ़ेगा तो नेट एसेट्स बढ़ेंगे, ठीक है, और लाइबिलिटी बढ़ेगी तो नेट एसेट्स कम होंगे और वाइस वर्सा, ठीक है। तो अब क्लोजिंग इन्वेंट्री 45,700 की है। 45,000 अगर 700 से जो है हमने रिकॉर्ड नहीं करी थी तो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, और जब आपको पता है कि रिकॉर्ड करेंगे तो हमारा एसेट बढ़ेगा, ठीक है। एसेट जो है वो हमारा बढ़ने वाला है कितने से, 45,000 से। पहला लिख लेते हैं 45,000 से, हमारी पहली एंट्री की वजह से 45,000 से बढ़ेगा। इसके बाद डिप्रिसिएशन है 20% स्ट्रेट लाइन पे जो कि एसेट पे चार्ज करनी है, जिसकी कॉस्ट है 470,800 यानी कि 4,70,800। इस पर 20% का है तो मल्टीप्लाई 20% आप कर दोगे, ये होता है 94,160, ठीक है। अब देखो 94,160 हमारा जो है वो एसेट्स को कम कर रहा है, एसेट को कम कर रहा है, तो यहाँ पे देखो बढ़ रहा था तो अब हमको 94,160 घटाना भी पड़ेगा, 94,160, इससे जो है वो कम हो रहा है, ठीक है। जो भी इम्पैक्ट है वो डालते जा रहे हैं, उसके बाद हमें टोटल नेट एसेट्स पे बताना है, ठीक है। तो ये 450 जो 45,700 था, यहाँ पे मैं 45,000 क्यों लिखा हुआ है, 45,700, ओके। इससे जो है वो बढ़ेगी, 94,160 से जो है वो कम होगी। इसके बाद इरिकवरेबल डेट हैं जो कि $230 के हैं, इससे भी हमारे जो नेट एसेट्स हैं वो कम होंगे, तो इसको भी लिख देते हैं $230, इससे भी कम होने वाली है। और 6700 की डेफर्ड इनकम है जो कि रिकॉर्ड करने वाले हैं। डेफर्ड इनकम आपकी होती है लाइबिलिटी, डेफर्ड इनकम आप काइंड ऑफ कह सकते हो कि आपकी जो है वो आने वाले टाइम की इनकम जो है वो निकलती है, अभी तो आने वाले टाइम में होती है और इसलिए वो लाइबिलिटी हो जाती है। इसका मतलब आप काइंड ऑफ कह सकते हो, जैसे आगे आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वगैरह में पढ़ते हो, डेफर्ड इनकम काफ़ी यूज़ होता है जब गवर्नमेंट ग्रांट वगैरह होता है, वरना अभी फिलहाल के लिए मान के चलो जो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस आप काइंड ऑफ कह सकते हो कि आप लोगों को इनकम जो है वो पहले ही मिल गई, ठीक है, तो इसलिए वो आपकी लाइबिलिटी होती है। तो 6700 लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो आपका जो नेट एसेट्स हैं वो क्या होंगे, कम हो जाएंगे, 6700 कम, ठीक है। और अब मेरे को कुछ भी नहीं करना, 45,700 से बढ़ रही है, बाकी सबसे कम हो रही है, तो इसको प्लस कर दीजिए, बाकी सबको माइनस करेंगे। 45,700 माइनस 94,160 माइनस 230 माइनस 6700 विच इज़ आपका होता है 55390। माइनस में, माइनस का मतलब है कि जो है वो मेरा डिक्रीज़ हो रहा है, यानी कि बी ऑप्शन में मेरा डिक्रीज़ हो रही है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हैं। बाकी एक काम करते हैं कि देखो आपको जैसे नेट एसेट में कम ज़्यादा जो भी हो रहा है वो हमको देखने के लिए क्या करना होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये देखो यहाँ पे लिख दिया, नेट एसेट कब बढ़ेगा, देखो जब भी एसेट बढ़ेगा या फिर लाइबिलिटी कम होगा, और कम कब होगा, जब भी एसेट कम होगा या फिर लाइबिलिटी बढ़ेगा। इसका मैंने आपको लॉजिक बता दिया था, ठीक है। तो इसी लॉजिक के साथ हम लोगों ने वाला क्वेश्चन किया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 323। इसमें आप लोगों को बता रहे हैं कि व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न फॉर प्रोड्यूसिंग अ ट्रायल बैलेंस प्रायर टू प्रिपेयरिंग अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से पहले हम लोग जो हैं वो ट्रायल बैलेंस जो है वो क्यों बनाते हैं, ठीक है। आप लोगों को सबसे पहली बात ये पता होना चाहिए, इसमें हमें ऑप्शन पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। इसमें देखो सबसे पहली बात आप लोगों को पता होता है, हम लोग लेजर वगैरह बना लेते हैं, फिर जो लेजर की जो भी हमारे क्लोजिंग बैलेंस वगैरह आते हैं उसको हम लोग जो है वो ट्रायल बैलेंस में शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, ताकि जो भी हम लोगों ने बनाया उसे पता चल जाए कि जितना भी डेबिट किया है, जितना भी क्रेडिट करा है, उतना हमने सही अमाउंट से किया है, क्योंकि लास्ट में दोनों को जो वो सेम अमाउंट आ जाता है। इससे ये पता चलता है कि जो भी हम लेजर्स वगैरह बना रहे हैं वो अच्छे तरीके से बने गए हैं, और डेबिट और क्रेडिट एंट्री जो है वो दोनों मतलब सेम आ रहे हैं कि नहीं। बाकी ऑप्शन पढ़ते हैं, इट कन्फर्म द एक्यूरेसी ऑफ द जनरल लेजर अकाउंट्स। नहीं, एक्यूरेसी तो मतलब कन्फर्म का मतलब हम देख नहीं सकते ज़्यादा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हम लोगों को चेक करना पड़ता है कि डेबिट क्रेडिट इक्वल्स हैं या फिर नहीं। बाकी आगे चलते हैं कि प्रोवाइड्स ऑल द फिगर्स नेसेसरी टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नहीं, ऐसी बात नहीं होती यार, सारी जो हैं वो ट्रायल बैलेंस हर चीज़ें जो हैं वो नहीं प्रोवाइड करता है, तो ऐसा मतलब ये नहीं है कि सारी फिगर जो है वो नेसेसरी होती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, जो ट्रायल बैलेंस से मिल जाती हैं। कुछ फिगर्स होती हैं जो ट्रायल बैलेंस से हम लोगों को नहीं मिलती, तो बी भी गलत, ए भी गलत, और ए अभी आपको काइंड ऑफ थोड़ा सा सही लग सकता है, बट सी देख लेते हैं, इट शोज दैट लेजर अकाउंट्स कंटेन डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज ऑफ एन इक्वल वैल्यू। तो यस, यही इसका मतलब काइंड ऑफ रीज़न होता है। आपको सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न, ठीक है। ए पढ़ के आप लोगों को लग सकता है कि ए होगा, बट देखो सी ऑप्शन जब बेटर ऑप्शन है तो हम लोग ए को क्यों सेलेक्ट करें। इसमें ये कह रहे हैं कि जो भी लेजर अकाउंट्स वगैरह जो भी डेबिट और क्रेडिट आते हैं लेजर अकाउंट से, वो इक्वल वैल्यू क्यों हों, क्योंकि आप लोगों को पता है हम डबल एंट्री जो है वो फॉलो करते हैं, जिस चीज़ जो डेबिट होगा वो क्रेडिट होगा, ठीक है। तो इसीलिए जो है वो हम ट्रायल बैलेंस को पहले प्रिपेयर करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। डी ऑप्शन, इट इनेबल द अकाउंटेंट टू कैलकुलेट एनी एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड। ऐसी तो कोई मतलब रीज़न में मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न में मैं इसको नहीं लेना चाहूँगा, ठीक है। आगे चलते हैं,
ओके, सो क्वेश्चन नंबर 324, इसमें आप लोगों को बताना है कि प्रॉफिट क्या होने वाला है, यानी कि हम लोगों को इसमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनानी है। तो आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी गलत जहाँ पे आपको चीज़ें दे रखी हैं उसको तो हम हटा ही देते हैं। एक काम करते हैं, जैसे कि नॉन करंट एसेट्स, इसका कोई यूज़ नहीं है। कैपिटल का भी मेरे को कोई यूज़ नहीं है। जो नई चीज़ यूज़ उसको हटा ही दो ना यार, क्या करना है। 28,000 हटाओ, 50,000 हटाओ। रिसीवेबल पेबल्स, इसका भी मेरे को कोई जो है वो यूज़ नहीं है। बाकी कैश का भी मैं प्रॉफिट एंड लॉस में क्या ही यूज़ करूँगा, ठीक है। परचेज सेल्स का होगा, रेंटल का होगा, भाई सब का होगा, ठीक है। तो ये सब जो मैंने गलत चीज़ें थी, जो मतलब ऐसे आपको भटकाने के लिए दे रखी थी, उसको हटा दिया है। मेन चीज़ें जो हैं वो हो गई हैं। बाकी एडजस्टमेंट देख सकते हैं, रेंट है, इन्वेंट्री है और ये सब है। ये आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखा है, ये अलाउंस फॉर रिसीवेबल और रेंट का, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात यहीं पे साइड में जो है वो क्वेश्चन करने लग जाते हैं। सेल्स आप लोगों को पता है, प्रॉफिट एंड लॉस जब भी बनाते हैं तो सेल्स सबसे पहले आती है। सेल्स आपको कितनी दे रखी है, 1,20,000 रुपये की सेल्स जो है वो मेरे को दिख रही है। ये देखो, ये साइड क्रेडिट साइड और ये साइड जो होती है वो डेबिट साइड। सेल्स हमेशा जो होती है वो क्रेडिट साइड पर ही आती है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 120,000, ठीक है। ये सेल्स हमारी प्लस में है। इसके बाद सेल्स में से जो है हम कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो माइनस कर देते हैं, तो हमारे को मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स आपको डायरेक्टली तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल्स का हम लोगों को फॉर्मूला पता है क्या होता है। कॉस्ट ऑफ सेल्स जो होती है वो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस जो भी हम करते हैं, उसमें से क्लोजिंग स्टॉक जब हम माइनस कर देते हैं तो हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाती है। कॉस्ट ऑफ सेल्स कह लो या फिर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कह लो, ठीक है, एक ही बात है। तो ओपनिंग स्टॉक देखो, आप लोगों को देखा है इन्वेंट्री में 2600 का ओपनिंग स्टॉक हमेशा ट्रायल बैलेंस में दिया होता है, और क्लोजिंग स्टॉक हमेशा ये जो एडजस्टमेंट होती हैं उसमें दिया होता है, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक आपको 2600 का दिया हुआ है। इसके बाद परचेजेस जो हैं वो देखो, परचेजेस आपको 78,900 के हैं, क्रेडिट साइड पे सेल्स हैं और ये परचेजेस हैं। प्लस कर देंगे 78,900 को। इसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना है। क्लोजिंग स्टॉक देखो 1900 का आपको लोगों को दे रखा है एडजस्टमेंट में, 1900। आप कुछ नहीं करना, सॉल्व करना है। 2600 प्लस 78,900 माइनस कर दोगे आप लोग इसमें से 1900, विच इज़ आपका होता है 79,600, ठीक है। 79,600 ये आपका जो है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स का आंसर आ गया। तो सेल्स में से मैं माइनस करूँगा 79,600, जो कि मैंने यहाँ पर निकाला, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, क्योंकि अब इसको हम निकाल चुके हैं तो इसकी क्या ज़रूरत है इस वर्किंग की, ठीक है। तो अब मेरे को इन दोनों को माइनस करूँगा तो ये जो मेरा आंसर आएगा वो ग्रॉस प्रॉफिट का हो जाएगा, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट को निकालने के लिए 1,20,000 माइनस 79,600 विच इज़ आपका होता है 40,400। ये जो है वो मेरी ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब इसमें से देखो, इन्वेंट्री का मैं काम कर चुका हूँ, तो जो इसका कर दिया उसको ब्लू से हाईलाइट कर देंगे। ये वाली स्टेटमेंट जो भी हो चुकी है। इसके बाद अलाउंस फॉर रिसीवेबल पे बढ़ जाते हैं। यार देखो, अलाउंस फॉर रिसीवेबल आपको दे रखा है 320 का है, और अब देखो कितना हो चुका है 200 का। यानी कि पहले जो था वो अलाउंस कितने का, 320 का था, अब कितने का हो गया 200 का। यानी कि 120 से मेरा अलाउंस फॉर रिसीवेबल जो है वो कम हो गया है, जो मेरे लिए मतलब बढ़िया बात है, ठीक है। तो बढ़िया बात है, तो एक काम करते हैं ना, इसको यहाँ से ऐड कर दे। देखो यहाँ पे पूरा सब कुछ लिख के यहाँ पे लिखने से बढ़िया है सीधा हम लोग यहीं पे जो है वो उसमें ऐड कर देते हैं। बाकी आप लोग मतलब यहाँ पे रफ वर्क में मतलब ऐसे कर सकते हो। अब क्योंकि आप लोगों को MCQ है, हमें कोई फॉर्मेट दिखाने की ज़रूरत है नहीं, तो मैं यहीं पर आपको ऐड करके दिखा देता हूँ। देखो ऐड हो जाएगा यहाँ पर, कितने से होगा, 320 था और अब 200 है, यानी कि 120 से हमारे को फ़ायदा ही हो रहा है, क्योंकि अलाउंस फॉर रिसीवेबल कम हो रहे हैं, जो कि बढ़िया बात है और प्रॉफिट बढ़ेगा। लिख लेते हैं डिक्रीज़ इन अलाउंस। इसके बाद आप लोगों को बताना है, इसके बाद हम अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स भी हो गया, ठीक है जी। तो अब लोग हम इसको भी हटा देते हैं, अलाउंस फॉर रिसीवेबल डन, ये वाला भी डन, ओके। सो इसके बाद आप लोगों को दे रखा है रेंटल एक्सपेंसेस दे रखे हैं, ठीक है। 3400 के रेंटल एक्सपेंसेस, जिसमें से 200 के प्रीपेड हैं। यानी कि देखो 3400 के जो मेरे को रेंट पे करना था उसमें से 200 मैं पहले से ही पे कर चुका हूँ। यानी कि इस ईयर के कितने हो गए 3200, 34 में से 200 जो है माइनस कर दिया तो 3200 बचा। यानी कि जो 3200 है वो मेरे करंट ईयर का एक्सपेंस है, 200 जो है वो मैं पहले से पे कर चुका हूँ। और आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी करंट ईयर से रिलेटेड होता है वही आता है। तो रेंटल एक्सपेंस में लिख देता हूँ। अब रेंटल एक्सपेंस है तो मेरे को इसको माइनस करके दिखाना पड़ेगा, माइनस करके लिख देते हैं रेंटल एक्सपेंस। रेंट मैं लिख देता हूँ कितने का है 3200 का, 3200 इधर से माइनस करते हुए दिखा देते हैं। इसके बाद सेंट्री एक्सपेंसेस दे रखे हैं 13,900 के, इसको भी दिखा देते हैं सेंट्री एक्सपेंसेस, ऐसी डॉट लिख देते हैं। कितने के 13,900, ये भी एक्सपेंस है, ये भी माइनस होगा। इसके बाद आपका क्या बच गया, बैंक इंटरेस्ट। एक सेकेंड, बैंक इंटरेस्ट है तो मान के चलो कि बैंक से जो है वो इंटरेस्ट हुआ है, इसको आप काइंड ऑफ कह सकते हो कि आपकी इनकम भी है, क्योंकि बैंक से आपको इंटरेस्ट मिल गया है। अगर इनकम है तो आपकी जो है वो पता है प्रॉफिट बढ़ा के देगा, तो बैंक इंटरेस्ट विच इज़ आपका है 270।
और अभी हमारा कुछ बचा तो नहीं है। देखो इन्वेंट्री हो गया है, अलाउंस फॉर रिसीवेबल हो गया, परचेज सेल्स की हमने जो है वो कर दिया है, रेंटल हो गया, सेंट्री हो गया, बैंक इंटरेस्ट हो गया, और ये वाली जो है वो भी कर दिया है। तो सारा कुछ हो गया है। एक काम करते हैं, अब जो है वो टोटल अपना जो है प्रॉफिट निकालते हैं, जो कि आपको ईयर का निकालना था। 40,400 दिया हुआ है, और इसमें से हम लोगों को 120 प्लस कर देते हैं, माइनस करेंगे 3200, माइनस करेंगे 37,900, प्लस करेंगे 270। ये आपका आता है 23,690, जो कि आपका प्रॉफिट होने वाला है। और आपको ये बताना है प्रॉफिट कितना होना है, 23,690। ये जो है वो आपका प्रॉफिट होगा, और ये आपका होगा आंसर। ठीक है, आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं। अगर क्लियर है तो यार बढ़िया बात है, नहीं तो एक बार ही रिवाइंड कर लो, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 325। इसमें आप लोगों को क्या बताना है, आई होप आपको स्क्रीन क्लियरली विजिबल होगी। थोड़ा सा जूम आउट किया हुआ है, क्योंकि यार मतलब सारे सॉल्व वगैरह भी कर सके यहीं पर ही एक ही जगह पर। तो क्वेश्चन नंबर 325 ये आपको कह रहा है कि फॉलोइंग एक्स्ट्रा है जिहान के ट्रायल बैलेंस का एज एट 31 दिसंबर 2017। पॉलिसी है डिप्रिसिएशन चार्ज करने की 10% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू इतनी है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अभी तक कितनी लग चुकी है, बहुत ही बेहतरीन। डेप्रिसिएशन चार्ज आपको बताना है कि प्रॉफिट लॉस में क्या होगा 31 दिसंबर 2017 को, और क्लोजिंग कैरिंग अमाउंट क्या होने वाला है 31 दिसंबर को। काफ़ी इजी है, कोई मतलब दिक्कत की बात तो है नहीं हम लोगों को इसमें, कुछ बड़ी बात जो है। देखो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहली बात, देखो आप लोगों को बैलेंस देखो स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है आपकी जो है वो डिप्रिसिएशन हमेशा किस पे लगती है, कॉस्ट पर। ठीक है, कॉस्ट पर जो भी है डिप्रिसिएशन लगाते हो। अब देखो प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट कितनी आपको दे रखी है, 50,000। ठीक है, तो डिप्रिसिएशन हर भाई कितनी होगी, 50,000 इंटू आप कर दोगे 10%। 50,000 10% कितना होता है, 5,000। तो यानी कि हर साल आपकी डिप्रिसिएशन कितनी लग रही है, 5,000 की। तो डिप्रिसिएशन चार्ज तो आपको मिल ही गया है कि कितना होगा, 5,000, यानी कि बी और सी में से मेरा कोई आंसर होने वाला है। इसके बाद आपको बताना है कि कैरिंग अमाउंट कितना होने वाला है। देखो अभी तक मेरी डिप्रिसिएशन कितनी लग चुकी है, 15,000 की, यानी कि अभी फ़िलहाल के लिए मेरा कैरिंग अमाउंट कितने का होगा, 50,000 का था, जिसमें से अभी तक 15,000 की डिप्रिसिएशन मेरी लग चुकी है। तो अभी तक मेरा अमाउंट कितना होने वाला है, 35,000 का। अब देखो हर साल कितनी जो है वो डिप्रिसिएशन लगती है, 5,000 की। हर साल 5,000 की डिप्रिसिएशन निकलती है, अभी हम लोगों ने निकाला। ठीक है, तो अब आपको पता है कि 5,000 की हर बारी लगती है। अब जो इस साल भी 5,000 की लगने ही वाली है, तो 5,000 की मैं डिप्रिसिएशन निकाल दूंगा, तो 35,000 में से 5,000 गया, विच इज़ होता है आपका 30,000। और ये आ गई आपका कैरिंग अमाउंट। तो बी ऑप्शन में आपको 30,000 और ये दे रखा है, तो बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक, कुछ भी नहीं किया, बहुत ईजी सा करा है। अभी फ़िलहाल के लिए कैरिंग अमाउंट निकालनी है। देखो अभी तक 15,000 की डिप्रिसिएशन लग चुकी है, एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है अभी तक कितनी लग गई है। ठीक है, तो पहले मैंने अभी का कैरिंग अमाउंट निकाल दिया। ठीक है, इसके बाद अब मेरे को इस साल का जो है वो डिप्रिसिएशन निकालना, देख रहे हो क्लोजिंग कैरिंग अमाउंट मेरे को निकालना था 31 दिसंबर 2017 का। तो निकालने के लिए आपको पता है हर साल मेरी डिप्रिसिएशन कितनी लगती है, 5,000 की। 5,000 की हर साल डिप्रिसिएशन लगती है, तो इस साल भी लगेगी ना। तो 5,000 की डिप्रिसिएशन लगाई, 35,000 पहले कैरिंग अमाउंट था, इसमें से 5,000 डिप्रिसिएशन का हटा दिया, तो मेरा आंसर क्या आ गया, 30,000। इसलिए भी ऑप्शन जो है वो सही हो गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 326। इसमें आप लोगों को क्या निकालना है, व्हाट इज़ द चार्ज फॉर रेंट एंड इंश्योरेंस फॉर द ईयर एंड क्लोजिंग एक्रूवल एंड प्री पेमेंट का जो है वो बताना है। ठीक है, चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसके लिए हम लोगों को सब ये जो है क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। देखो रेंट आपको दे रखा है 22,000 का, इंश्योरेंस 30,000 की, मंथली रेंट चार्ज कितने का है, 2,000 का, एनुअल इंश्योरेंस अबव फॉर द अबव ईयर, मतलब जो भी इतने ईयर का है उसका है जो है वो 28,000 की है। तो बस आपको ये बताना है कि करंट ईयर में कितना चार्ज लगना है और उसका क्लोजिंग बैलेंस क्या होने वाला है। देखो हम लोगों को ये पता है कि जो चार्ज फॉर द ईयर का मतलब होता है जो भी मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में हमारी चीज़ें जाती हैं। ठीक है, यानी कि जो भी करंट ईयर से रिलेटेड होगा वही चीज़ें आने वाली हैं। तो सबसे पहली बात देखो मंथली रेंट चार्ज है, मंथली रेंट चार्ज है, और आपको पता है एक साल में कितने मंथ होते हैं, 12 महीने होते हैं। ठीक है, तो एक महीने में 2,000 लगते हैं, तो 12 महीने में कितने लगने वाले हैं, 12 मंथ में कितने लगेंगे, आपको 12 इंटू 2,000 करोगे, विच इज़ होता है 24,000। ठीक है, यानी कि एक साल का हमारा रेंट कितने का है, 24,000, और जितना मेरे को एक साल में देना होता है वही मेरा चार्ज होता है। तो रेंट 24,000, और आपको एनुअल इंश्योरेंस चार्ज साफ साफ बताया हुआ 28,000। तो मेरे को चार्ज निकालने के लिए कोई ज़रूरत ही नहीं है। रेंट में आ जाएगा 24 और इंश्योरेंस में 28 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो रेंट में 24 और इंश्योरेंस 28। तो वैसे ही देखो मेरे को बाकी कोई सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस में कभी कभार दिक्कत आ सकती है किसी को। बट चार्ज फॉर द ईयर तो क्या होता है, जो करंट ईयर में चीज़ें होती हैं वही आपको यहाँ पे चार्ज पे डालनी होती हैं। तो इससे ही आपका आंसर सही आ गया। बट आगे हम लोगों को पूरा सोल्व करना है। तो देखो 24,000 जो है वो जो है हम पूरे एनुअल जो भी हमारा रेंट लगता है वो होना चाहिए। बट हमारा कितना दे रखा है, 22,000, यानी कि हमारे 2,000 से रेंट जो है वो कम है। यानी कि हमने पे करना था 24,000, हम लोगों ने पे कितना करा है, 22,000 करा है। तो 2,000 अभी भी हम लोगों ने कम पे करा है, तो ये हमारा क्या बन गया,
एक्रूअल। एक्रूअल का मतलब है कि अभी हम लोगों को इसको पे करना है, तो रेंट एक्रूअल बन गया। इसके बाद देखो इंश्योरेंस चार्ज कितनी होती है हमेशा 28,000 की, बट हम लोगों ने पे कितने की कर दी है 30,000 की। ये देख रहे हो 30,000 की हम इंश्योरेंस पे करके बैठ गए हैं, जबकि हम लोगों को पे कितने की करनी होती है 28,000 की। तो 28,000 की पे करनी है, बट पे कितने की कर दी है 30,000 की, यानी कि 2,000 की एक्स्ट्रा कर दी है। तो 2,000 की अगर बाद की जो पेमेंट है वो पहले कर देते तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, प्री पेमेंट। 2,000 की प्री पेमेंट कर दिया, तो सी ऑप्शन देखो इंश्योरेंस प्री पेमेंट 2,000 की और रेंट एक्रूअल 2,000 का। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 327। इसमें आप लोगों को क्या करना है, देखो सबसे पहले पढ़ते हैं कि व्हाट वाज द एक सेकेंड, व्हाट वाज द टोटल इररिकवरेबल डेट एक्सपेंस और फॉर द ईयर एंडेड इतना, और क्लोजिंग नेट रिसीवेबल बैलेंस बताना है। ठीक है, तो इसको भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट दे रखी है, नाइस क्वेश्चन। चलिए करके देखते हैं। रिसीवेबल दिया हुआ है, अलाउंस दिया हुआ है, इरिकवरेबल डेट दिया हुआ है, एडिशनल इरिकवरेबल डेट जो है वो 3,000 की आइडेंटिफाई की हैं। ठीक है, बेहतरीन। इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू मेक एन अलाउंस फॉर रिसीवेबल 26,60 रुपये के जो है वो अलाउंस फॉर रिसीवेबल करे हैं, और एडजस्टेड रिसीवेबल जो भी रेंट पे हैं। तो आप लोगों को मतलब टोटल जो भी इरिकवरेबल डेट का बैलेंस आना है, आप तो सबसे पहली बात वो बता देना है, और क्लोजिंग नेट रिसीवेबल का बैलेंस क्या होना है वो बताना है। इसमें हम सबसे पहले निकालते हैं इरिकवरेबल डेट का एक्सपेंस जो होता है। ठीक है, इरिकवरेबल डेट निकालने के लिए देखो इसमें इरिकवरेबल डेट और अलाउंस फॉर रिसीवेबल दोनों होता है। देखो इरिकवरेबल डेट के लिए सबसे पहली बात आपको जो ट्रायल बैलेंस में है वो इतना दे रखा है 1,600 का, तो 1,600 होगा एक तो इरिकवरेबल डेट। इसके बाद 3,000 का आपने और आइडेंटिफाई करा है, तो 3,000 का और होने वाला है। ठीक है, ये आपका खाली इरिकवरेबल डेट का जो है वो एक्सपेंस हो गया। इसमें आप लोगों को जो है वो अलाउंस फॉर रिसीवेबल का भी जो है वो चीज़ें एडजस्टमेंट करनी पड़ेंगी। तो पहले 4,600 तो ये हो गया। ठीक है, इसके बाद आप लोगों ने देखो अब अलाउंस फॉर रिसीवेबल पहले कितने का था 3,100 का, अब कितना हो गया 26,2660 का। ठीक है, तो अब आपका जो है वो अलाउंस फॉर रिसीवेबल जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है। कितने से हो रहा है 3,100 माइनस 2,660 विच इज़ आपका होता है 440 से जो आपका अलाउंस फॉर रिसीवेबल कम हो रहा है, तो इसमें से माइनस कर दो 440। तो आप लोग माइनस करोगे 4,600 में से 440 को, तो आपका जो है वो आंसर आता है 4,160। तो एक 4,160 मेरा आंसर आ गया इरिकवरेबल डेट का। और ये देखो ये ऑप्शन में मेरे को 4,160 दिख रहा है, तो ऐसे भी हमारा आंसर निकल ही गया। बट हम लोगों को जो है वो भी तो निकालना है, क्या कहते हैं ये जो है नेट रिसीवेबल का बैलेंस क्या आने वाला है। ठीक है, तो रिसीवेबल सबसे पहली बात देखो रिसीवेबल का हम लोगों को करने के लिए सबसे पहली बात हमें रिसीवेबल दिए कितने के रखे हैं 29,600 के। इसके बाद आप लोगों को दे रखा है कि एडिशनल रिकवरेबल डेट कितने दे रखे हैं 3,000 के, इसको हटाना पड़ेगा इरिकवरेबल डेट विच इज़ आपके कितने के हैं 3,000 के। तो अब कितने का रिसीवेबल बच गए 26,600। ठीक है, इतने के मेरे रिसीवेबल बच गए। अब इसमें से मैं क्या माइनस कर देता हूँ जो भी मेरा अलाउंस फॉर रिसीवेबल है 2,660 का है ना, इसमें इंक्रीज डिक्रीज जो है वो मेरा बाकी ऊपर जो होता है प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। और जहाँ पे जो मैंने एडजस्टमेंट करी है जो रिसीवेबल में है वो खाली क्लोजिंग बैलेंस आता है अलाउंस फॉर रिसीवेबल का, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है 2,660 और डिक्रीज़ हो रहा है, तो इसलिए हम मतलब जो भी अलाउंस फॉर रिसीवेबल वो यहाँ पे माइनस ही करते हैं। ठीक है, तो 2,660 जो है वो हमारा ये इधर से माइनस हो जाएगा। तो 26,600 में से हम लोग 2,660 को माइनस कर देते हैं, ये होता है मेरा 23,940। और यही देखो आपका आंसर ए ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने कर दिया। अब आप लोग कह रहे होगे कि भैया आप लोगों ने मतलब यहाँ से इरिकवरेबल डेट खाली 3,000 का ही निकाला हुआ है, 1,600 का क्यों नहीं निकाला? क्योंकि देखो सबसे पहली बात जो है ट्रायल बैलेंस की जो भी चीज़ें होती हैं उसका एक ही जगह पे इम्पैक्ट पड़ता है, जो कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में ऑलरेडी दिखा चुके होते हैं। जो एडजस्टमेंट में चीज़ें होती हैं ना उसका दो जगह पे इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे कि 2,660 का हम लोगों ने दो जगह पे इम्पैक्ट दिखाया, 3,000 का दो जगह पे इम्पैक्ट दिखाया। जो ट्रायल बैलेंस में चीज़ें होती हैं उसका खाली एक ही जगह पे इम्पैक्ट पड़ता है, इसलिए हम लोगों ने एक ही जगह पे इम्पैक्ट डाला है। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 328। इसमें आप लोगों को क्या बताना है, डिप्रिसिएशन और कैरिंग अमाउंट बताना है। फॉलोइंग है, मोटर व्हीकल 50,000 की है, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अभी तक कितना लग चुका है, डिप्रिसिएशन 25% पर एनम ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। नाइस, तो थोड़ा सा मतलब बढ़िया बात हो जाती है जब भी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड आता है स्ट्रेट लाइन, तो मतलब काफ़ी ईजी हो जाता है। इसके बाद आप लोगों को बताना है कि सबसे पहले बात प्रॉफिट या लॉस क्या होगा डिप्रिसिएशन पे और उसका कैरिंग अमाउंट जो कि हमने देखा है। तो सबसे पहली बात देखो मोटर व्हीकल आप लोगों को देखो 50,000 का जो है वो मोटर व्हीकल है, जिसमें से अभी तक आपकी डिप्रिसिएशन कितनी लग चुकी है 21,875 की, 21,875 ये आपकी अभी तक डिप्रिसिएशन लग चुकी है। तो अभी तक आपकी जो मशीनरी है मोटर व्हीकल सॉरी उसकी वैल्यू कितनी होगी, दोनों माइनस करते हैं तो विच ये 28
125। तो अभी आपकी जो करंट मोटर व्हीकल की जो वैल्यू है वो इतनी है डिप्रेशन लगने के बाद, ठीक है। और अब आप लोगों को डिप्रेशन दे रखी है जो कि आप लोग चार्ज करते हो कितना 25% पर एनम पे, जो कि रिड्यूसिंग बैलेंस है। तो देखो अगर स्ट्रेट लाइन का मेथड होता तो हम लोग जो है वो इस 50,000 पे जो है वो इस पे मल्टीप्लाई कर देते 25%, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे कॉस्ट पे लगता है। बट आप लोगों को पता है कि जो हमारा ये वाला रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होता है, वो जो डेप्रिसिएशन में से माइनस करके ये वाला अमाउंट बचता है उस पर डेप्रिसिएशन लगाते हैं। तो इस पर डेप्रिसिएशन लगा देते हैं 28,125, जिस पे 25% लगाओगे तो आपका आता है 7031.25 आता है। और अब देखो पॉइंट की ज़रूरत हमें है नहीं क्योंकि सारे देखो आपको ऐसी वैल्यू में दे रखे हैं, तो आपको 7031 दिख चुका है। एक तो बी में है और एक तो डी में है। अब आपको बताना है कैरिंग अमाउंट क्या हो सकता है। कैरिंग अमाउंट देखो अगर आप लॉजिकली सोचोगे तो देखो पहले अभी तक कितने का है 28,125, तो कैरिंग अमाउंट डेप्रिसिएशन लगने के बाद इससे कम ही होगा। तो 28,000 से कम क्या है 21,000 ही है, तो 28,000 से ज़्यादा थोड़ी हो जाएगा। अगर हम मतलब ऐसे कैलकुलेशन वाइज चलते हैं तो देखो आपका जो है वो डिप्रेशन लग जाएगी। जैसे अभी अमाउंट कितना का था 28,000 का 125 जब पहले डिप्रेशन लगाई थी। अब डिप्रेशन हर साल कितने की लग रही है 7031 की, यानी कि मतलब इस साल कितने की लगेगी। तो आप इसमें से दोनों को माइनस करोगे 28,125 माइनस अगर आप कर दोगे 7031, तो जो आपका आंसर आता है 21,093.7 आता है कुछ। और जिसको राउंड ऑफ करोगे तो आपका कितना बन जाता है 21,094। एक ही बात है, हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया। और जो इसका था हमारे को दे रखी थी कॉस्ट, उसमें से इसको माइनस कर दिया। फिर जो दोनों को माइनस करने पे आया उसको मल्टीप्लाई करा 25% पे, जिसकी वजह से हमें डेप्रिसिएशन मिल गया। और जो हमारे पास अमाउंट आया था 7031, फिर जो इन दोनों में से जो माइनस करके जो अमाउंट आया था उसमें से 7031 माइनस कर दिया और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, कुछ भी नहीं है, बस बहुत इजी है, आराम से हो सकता है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो है इस चैप्टर का, फॉलोइंग आपको निकालना क्या है, करेक्ट करना है ट्रायल बैलेंस को, क्या होगा टोटल डेबिट और क्रेडिट बैलेंस का। यानी कि मतलब इन्होंने घपलेबाजी कर रखी है। डेबिट क्रेडिट आपको दे रखा है, इन्होंने मतलब डेबिट वाली चीज़ क्रेडिट पे लिख रखी होगी, क्रेडिट वाली चीज़ डेबिट पे लिख रखी होगी। तो कोई दिक्कत की बात नहीं यार, हम लोग सॉल्व करते हैं ना यार। यहीं पर ही है जो डेबिट क्रेडिट का कॉलम बना लेते हैं। डेबिट और क्रेडिट जो भी इन्होंने कर रखा है वो देखते हैं भाई। सबसे पहले प्रेमिसेस और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। प्रेमिसेस आपका एसेट होता है, वो डेबिट साइड पे लिख रखा है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट पे ही आती है, सही लिखा हुआ है। तो मतलब पहली जो है वो इन्होंने 500 जो भी मतलब लिखा हुआ है वो सही लिखा हुआ है, तो हम सेम लिख देते हैं 500,000 और 120,000। इसमें तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। ओपनिंग इन्वेंट्री क्रेडिट पे लिखा हुआ है, अरे यार ओपनिंग इन्वेंट्री जो है वो हमेशा डेबिट साइड पे आती है, ठीक है। तो हम लोगों ने ऐसे ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा भी हुआ है, तो इन्होंने गलत लिखा हुआ है, सही कर देते हैं 23,000। आगे चलते हैं। इसके बाद ये क्या हो रहा है भाई, ठीक है 23,000। इसके बाद शेयर कैपिटल डेबिट पे क्यों लिख रहा है यार, शेयर कैपिटल हमेशा क्रेडिट साइड पे आता है, इन्होंने डेबिट साइड पे लिख रहा है, इसे सही कर देते हैं 200,000। इसके बाद रिटेन अर्निंग क्रेडिट पे लिख रखी है, तो सही बात है भैया, जो सही लिखा हुआ है उसको सही रहने देते हैं, जो गलत है उसे देखो। रिसीवेबल 43,500, यस रिसीवेबल डेबिट पे ही आता है यार, मतलब आपको पैसे रिसीव करने हैं डेबिट साइड पे आता है, ठीक है। पेबल्स आपको पैसे पे करने हैं 35,900, क्रेडिट पे ही आता है, सही लिखा हुआ है। इसके बाद कैरेज इनवर्ट, ये आपका काइंड ऑफ कह सकते हो एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस हमेशा डेबिट नेचर का होता है, तो डेबिट पे करेंगे। इसके बाद आप लोगों का है अलाउंस फॉर रिसीवेबल, क्रेडिट पर लिख रखा है 3400 का, मतलब नाइस है यार, बहुत ही बढ़िया। 3400 इधर क्रेडिट साइड पे ही आता है। इसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट डेबिट्स है, ओहो बैंक ओवरड्राफ्ट की हम लोगों ने बात करी है, करंट लाइबिलिटी होता है, ठीक है, और इन्होंने डेबिट साइड पे लिख रखा है, तो ये भी गलत बात करी है। क्रेडिट पे लिख देते हैं हम इसको 1010 और ये पता नहीं क्या ही हो रहा है, पता नहीं, छोड़ो कोई बात नहीं, इग्नोर 1010। इसके बाद आप लोगों को दिया हुआ है रेवेन्यू, रेवेन्यू हमेशा इसी साइड पे आता है, क्रेडिट साइड पे 486690 का। इसके बाद परचेजेस डेबिट है, सेल्स रिटर्न भी डेबिट होता है, सेंडरी एक्सपेंसेस भी डेबिट होता है, ठीक है। तो मतलब सब कुछ सही दे रखा है, इन्होंने थोड़ी बहुत गलतियाँ कर रखी थी। 359700 और 10,300 और 14,000, ठीक है। तो ये मेन चीज़ें जो हैं वो हम लोगों ने कर ली, जो भी इन्होंने बीच में दिक्कत एक दो कर रखी थी वो हम लोगों ने सॉल्व कर दी है। और हमें देखना है कि डेबिट और क्रेडिट सेम आ रहा है या फिर नहीं। अगर दोनों साइड सेम आ जाती हैं मतलब हम लोगों ने गलतियाँ जो है वो सही अच्छे से तरीके से जो है वो सुधार दी हैं। देखो इनका डिफरेंस आ रहा है इतने का 356 0 का, हमारा जो कि है वो नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहले डेबिट साइड का टोटल कर लेते हैं यार, डेबिट साइड का टोटल करते हैं 500,000 प्लस 23,000 43,500 प्लस 1,500 प्लस 359,700 10,300 प्लस 14,000 विच इज़ आपका होता है 952
952,000 ठीक है। आप क्रेडिट साइड का करते हैं, अगर यही आता है तो मतलब हमने सही करा है। 1,20,000 प्लस 2,00,000 प्लस 105,000 प्लस 35,900 प्लस 3,400 प्लस 1,010 प्लस 486,690, ये भी आपका होता है 952,000 और यानी कि मेरा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जो मेरा आंसर है जो मैंने किया है वो एकदम बढ़िया तरीके से कर रहा है। जो एडजस्टमेंट है वो सही करी है, इसलिए कोई डिफरेंस मेरा नहीं आ रहा है। इनका डिफरेंस आ रहा था, मतलब इन्होंने डेबिट क्रेडिट जो है वो गलत करा है। तो आपसे पूछा है कि करेक्टिंग ट्रायल बैलेंस को सही करने के बाद डेबिट क्रेडिट भी क्या आएगा, तो 952,000 आपका आंसर है। 952,000 ये आपका आंसर होगा। इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन भी खत्म होता है और इसी के साथ आपका चैप्टर भी खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना है ऐसी वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।